नमस्कार, ब्यूटीफुल माइंड में आपका स्वागत है। भारत और चीन की सेनाएं बॉर्डर पे आमने सामने हैं। कई लोग कंफ्यूज्ड हैं कि ये क्या वजह है कि भारत सही ढंग से चीन को चुनौती नहीं दे पा रहा है या फिर सरकार निर्णय लेने में कुछ कतरा रही है। कई सवाल इस तरह से उठ रहे हैं। कुछ लोग युद्ध की बातें कर रहे हैं, कई लोग विदेश नीति के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे ही एक आर्टिकल जो हमारे सामने नज़र आया जिसका नाम था रीसेटिंग इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी विजन, गांधी आउट, सावरकर एंड बोस इन। मतलब ये कि गांधी जी, नेहरू जी की जो विदेश नीति थी उनके जाने का वक्त आ गया है और अब नए ढंग से हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी का जो कंसर्न है और जो विदेश नीति है उसमें एक नई सोच, नई ऊर्जा लाने की ज़रूरत है। और जो आर्टिकल इन्होंने जो लिखा है वो खुद हमारे साथ है। आप उदय माहुरकर जी हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रधानमंत्री मोदी के क्रियाकलापों को ये 30-35 साल से 34 साल से उसको वो देख रहे हैं। बहुत बार इन्होंने उनके बारे में अच्छाई भी लिखी, बहुत बार उसके क्रिटिक भी रहे। लेकिन जो दुनिया मोदी मॉडल के रूप में जानती है कि गुजरात में जो गवर्नेंस का एक मॉडल रहा, कि जो हम जानते हैं उनके बारे में वो आपकी वजह से जानते हैं। मैं राइट सर? आपने ये क्या लिख दिया? आप कह रहे हैं कि भाई गांधी जी और नेहरू जी की जो नीतियाँ थी वो अब हमारे लिए किसी काम की नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। क्यों? 70 साल का आप इतिहास देखेंगे, एक्सटर्नल रिलेशंस, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, जो एक 70 साल में जो भी गुजरा, कोई सी भी सरकार है, हर जगह हमने गलतियाँ की। जो गलतियाँ हमने की, नेगोशिएशन में गलतियाँ की। सुरक्षा के अंदर आप देखिए कि हमारे जो विरोधी हैं चाइना और पाकिस्तान, वो पहले हम पे हमला करते हैं और फिर हम उसका जवाब देते हैं। सही बात है। चाइना का मसला है, पुराना मसला है, तो जैसे वो इंस्कर्शन करते हैं, वो हमारे एरिया में आ जाते हैं, तो हम उनके एरिया में क्यों नहीं जा सकते? तो कहीं ना कहीं इसके अंदर गांधी की छाप है। गांधी जी का जो संपूर्ण अहिंसा का जो पूरा एक उनकी जो आइडियोलॉजी थी, जिसको मैं कहूँगा एक तरीके से एक साधुवाद जिसको कहते हैं, वो सावरकर ने कहा था सद्गुण विकृति। ओके। मतलब कोई आप पे वार करे पर आप उसको प्रत्युत्तर नहीं देंगे, आप साधुवाद की बात करेंगे। सही बात। आप उसको समझाने का प्रयत्न करेंगे कि भाई वार मत कर। कौन कौन सी वो गलतियां हुई हैं जिससे भारत को उसका नुकसान उठाना पड़ा है? कुछ एग्जाम्पल आप देंगे? देखिए, हम स्टार्ट करेंगे इंडिपेंडेंस मूवमेंट से। राइट। सावरकर 1937 में पॉलिटिकल फील्ड में दाखिल हुए। उस टाइम पे कांग्रेस ने उनको एक न्योता दिया। कांग्रेस ने नहीं, पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, पुरुषोत्तम लाल टंडन थे उसमें, सुभाष चंद्र बोस भी थे। उन्होंने कहा कि सावरकर जी आप कांग्रेस में आइए, कांग्रेस को बल मिलेगा। सावरकर ने उस टाइम पे जो जवाब दिया वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये मानना कि मुस्लिमों का तुष्टीकरण करके हम मुस्लिमों को मुख्य धारा में ला पाएंगे, ये बहुत गलत धारणा है, एक गलत विचार है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पे कांग्रेस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसके वापस आना नामुमकिन है, और हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण करना ये देश के साथ धोखाधड़ी है। ये उस समय उन्होंने कहा। हाँ, और उस टाइम पे स्टेटमेंट उन्होंने एक इशू किया कि मैं सही देशभक्तों की आखिरी पंक्ति में खड़ा रहना पसंद करूंगा, बजाय ऐसे लोगों की पहली पंक्ति में जो देश के साथ देशभक्ति के नाम पे धोखाधड़ी कर रहे हैं। लेकिन ये तो अभी भी चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। सावरकर ने तो सावरकर वो व्यक्ति हैं कि जिन्होंने आज जो भी हमारी समस्या है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, उस सबकी भविष्यवाणी उन्होंने आज से 80 साल पहले की थी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ती जा रही है मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पे, कांग्रेस का जो मुस्लिम तुष्टीकरण है वो मुस्लिम लीग का खुराक बन चुका है। ओके। जिसका आखिरी पड़ाव होगा भारत का पार्टीशन और पाकिस्तान का जन्म। ओके। ये उन्होंने 1940 में पाकिस्तान ने जब मुस्लिम लीग ने जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया, उसके बाद में उन्होंने ये भविष्यवाणी की। उस टाइम पे गांधी जी और नेहरू जी ने कहा कि पाकिस्तान का निर्माण हमारी लाशों पे होगा, और 7 साल के बाद सावरकर सही पड़े और नेहरू, गांधी और कांग्रेस गलत। ठीक है। अब और मिस्टेक्स जो हुए उस वजह से? नहीं, देखिए, अपन सावरकर की बात करते हैं, उसमें हाँ, जवाब मिल जाएगा। ओके। 1954 में जब नेहरू जी जब पंचशील का मंत्र लेके आए कि 5 मंत्र अगर भारत और भारत के पड़ोसी देश अगर फॉलो करते हैं तो चैन से और भाईचारे से रह पाएंगे, उस टाइम पे सावरकर ने वार्निंग दी। सावरकर ने स्पष्टपन से कहा कि तिब्बत में जो चाइना ने किया है, जो हड़प लिया है तिब्बत को, उसके बाद में चाइना के साथ चिकनी चुपड़ी बातें करना
ऐसी लुभावनी बातें करना ये खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट देश है, उसकी जो जमीन हड़पने की जो भूख है उसको बढ़ावा मिलेगा। राइट। और 8 साल के बाद वो सही पड़े। ओके। ये भविष्यवाणी परम पूज्य गुरु गोलवर्ग जी ने भी की थी, दोनों ने साथ में की थी भविष्यवाणी, दोनों की भविष्यवाणी 8 साल के बाद सही पड़ी। ओके। जब भारत पे अटैक करके एक इतना बड़ा हिस्सा हमारे से हथिया लिया कि हमारा एक तरीके से कहते हैं, सोचा जाए तो सेंट्रल एशिया से कनेक्शन ही हमारा कट हो गया। अदरवाइज हम लोगों का बॉर्डर जो है वो आसाम के बारे में सावरकर ने कहा था, आसाम के बारे में 1940 के दशक में जब ईस्ट बंगाल के मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में ईस्ट बंगाल से आके आसाम में बस रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने आसाम के बाहर के पहले व्यक्ति थे सावरकर जिन्होंने भविष्यवाणी, जिन्होंने वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा कि जो ईस्ट बंगाल के मुसलमान आ रहे हैं ये आगे जाके आसाम की संस्कृति और भारत की उत्तर पूर्व पट्टी दोनों के लिए ही ये खतरा पैदा करेंगे। उस टाइम पे नेहरू जी ने कहा नेचर एबहॉर्स वैक्यूम, जहां खाली जगह होगी लोग आके रहेंगे, हम कैसे रोक सकते हैं। सावरकर ने उस टाइम पे बड़ा अच्छा उनका वाद विवाद हुआ था दोनों का। सावरकर ने कहा कि पंडित नेहरू को जो ज्ञान है पर्यावरण का बड़ा निम्न कक्षा का है, नेचर ऑल्सो एबहॉर्स पॉइजनस गैस। सही बात है। और आज सही निकले सावरकर। उस टाइम पे मुसलमानों की संख्या आसाम में 12% थी, आज 35% है। और समय बड़ी बात, उस टाइम पे जो आ रहे थे वो आर्थिक कारणों से आ रहे थे वहाँ पे, उस टाइम पे नरमपंथी थे। आज वो कट्टरपंथी देवबंदी हो चुके हैं, वहाँ भी हो चुके हैं, एक बड़ा तबका वहाँ का। आपकी बातों से लग रहा है कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण अपने आप में हमारे लिए एक इंटरनल थ्रेट बन गया है। बिल्कुल, क्योंकि आपके आर्टिकल से यही लग रहा है कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण जिस तरह से पिछली सरकारों ने किया है, उस वजह से हम अपने आप में जो है मुसीबत हमने अपने माथे कर लिया है। ऐसा क्यों लगता है? नहीं, देखिए आपको याद होगा 2006 से 8 के बीच में कई बॉम्ब ब्लास्ट हुए पूरे देश के अंदर। राइट है ना। समझो ना आपकी बेंगलोर, जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली में, मुंबई हर जगह हुए, यूपी में हुए, लखनऊ में हुए, लखनऊ हर जगह, अयोध्या हर जगह हुए, हाँ। जम्मू में भी हुआ। ठीक है ना। उस टाइम आपको याद होगा कि सरकारें ज़्यादातर सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज की थी पूरे देश में, और इसका कोई सॉल्यूशन हो नहीं पा रहा था। और 26 जुलाई को इन्होंने सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट किए अहमदाबाद में, जिसमें करीबन 59 आदमी की डेथ हुई। उस टाइम में देखिए कि नरेंद्र मोदी अमित शाह ने क्या किया, क्योंकि इनकी सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण से मुक्त थी, इसलिए ऐसा काम किया उन्होंने कि पूरे देश को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज देश अगर मुक्त है, आज कश्मीर को छोड़कर आतंकवाद कहीं है नहीं। उसका मूल कारण वो जो 2008 में जो स्टेप्स लिए थे इन दोनों ने, उसका मूल कारण है। क्या स्टेप्स? उस टाइम पे उन्होंने क्या किया कि पुलिस को छूट दे दी, और जितने भी कट्टरवादी मौलवी थे उसका इन्वेस्टिगेशन किया और उनको ढूंढ निकाला, और उनको पकड़ एक मौलवी था जिसने ये पूरा ग्रुप था, इंडियन मुजाहिदीन का ग्रुप था, ये सिम्मी से निकला हुआ है ना। तो उसमें एक मौलवी, कई मौलवी थे, उसमें से एक मौलवी था जो ट्रेनिंग में था, इनको ट्रेनिंग करता था। उस टाइम पे कई कैंप्स हुए थे जहाँ इनको मेंटली प्रिपेयर किया गया था, वहाँ पे ये मौलवी जाते थे। उसमें से एक मौलवी था अपने आजमगढ़ का, मालूम पड़ा कि इसका इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्ट बॉम्ब ब्लास्ट में नहीं है, पर जो कट्टरवादी थे उनको कट्टरवाद के रास्ते पे ले जाने में उसका इन्वॉल्वमेंट था। तो उसको इन्होंने उस टाइम पे नरेंद्र भाई ने खुद का प्लेन भेजा लखनऊ, एक ऑफिसर गया, हमारा एक हिमांशु शुक्ला नाम है उनका, वो गए यूपी गए और उसको पकड़ा मौलवी को। उस टाइम पे मेरे ख्याल से मायावती की सरकार थी, उसने उसको, मायावती सरकार ने उसको रोकने का भी प्रयत्न किया, लेकिन पकड़ के लिया है उसको। यहाँ से नरेंद्र भाई ने, अमित भाई ने कहा कि प्लेन भेजना पड़ेगा, प्लेन भेज दिया, वो प्लेन में उसको लेके आ गए, लखनऊ से लेके आ गए। उसके बाद में एक के बाद एक कलियां खुलती गई, पूरे देश में रेड की गुजरात की पुलिस ने, है ना। और जो बटला हाउस एनकाउंटर हुआ उसकी इंफॉर्मेशन भी गुजरात पुलिस ने ही दी थी। ओके। और आप देखिए बटला हाउस एनकाउंटर के बाद में एक मुंबई कांड हुआ, बस वो तो खैर डायरेक्ट पाकिस्तान ने किया था, बाकी बॉम्ब ब्लास्ट की स्टोरी ही देश में बंद हो गई बटला हाउस के बाद। आप देखिए कोई इनकाउंटर है ही नहीं, अगर बॉम्बे का आप छोड़ दें नवंबर 26, 2008 का, तो सारे लोग पकड़े गए, पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। तो इंटरनल सिक्योरिटी, मुस्लिम तुष्टीकरण, वहाबी तुष्टीकरण का डायरेक्ट लेना देना है। ये तो आपने अच्छा याद दिलाया, लेकिन अब तो ये सारे लोग जो सिमी वाले और इंडियन मुजाहिदीन वाले, ये लोग तो आ गए हैं पीएफआई में।
हाँ, अब तो ये पीएफआई पे कब कार्रवाई कैसे होनी चाहिए? पीएफआई पे करनी पड़ेगी कार्रवाई, इनको कर भी रहे हैं, अमित भाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन और सख्ती से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो क्या देशद्रोही है पूरा, समझो आप। जैसे आप चाइना को गिन रहे हो, पाकिस्तान को, वही है ये, समझो आप। क्योंकि इन्हीं लोगों ने दिल्ली में दंगे भी करवाए हैं। हाँ बिल्कुल, दंगे इन्होंने करवाए थे। भाई शाहीन बाग क्यों हुआ? शाहीन बाग इसलिए हुआ कि इनके जो इस्लामाइज करने की जो विजन थी, मैं आपको एक जोरदार बात बताता हूँ। 2006 के अंदर एक एसक्यूआर इलियास नाम के नेता है, जो उमर खालिद के पिता है, मालूम, टुकड़े टुकड़े गैंग के जो एक प्रणेता है उनके, ठीक है। उनका एक स्पीच मैंने सुना था, मैं खुद वहाँ हाजिर था, अहमदाबाद के मेहदी नवाज जंग हॉल में स्पीच हुआ था। और जो सुना, मैं हरकत में आ गया, मतलब मैं डर गया। उन्हें कहा कि इस्लाम को देश में आके आज 800 साल हो चुके हैं, फिर भी हम पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम में परिवर्तित क्यों ना कर पाए। ये उमर खालिद के फादर कह रहे हैं? फादर कह रहे हैं, पूरी मुस्लिम ऑडियंस थी, मैं अकेले ही था वहाँ पे। अच्छा, समझे ना। 1 जनवरी 2006, मेहदी नवाज जंग हॉल, पालड़ी, अहमदाबाद। फिर उन्होंने कहा कि क्यों नहीं कर सके हम लोग, यहाँ के दलित, यहाँ के शोषित, ये सब इस्लाम का रास्ता देख के बैठे हुए हैं, फिर भी हम इनको इस्लाम में क्यों नहीं ला पाए, क्यों कन्वर्ट नहीं हमारी रणनीति में क्या गलती थी। इस पर वो 5-7 मिनट बोले। फिर उन्होंने एक पॉज लिया, फिर उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले मैं पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान वालों ने कहा कि इसलिए इलियास साहब आप इतने खफा क्यों हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बहुत बड़ा काम किया है। आप सोचें, जिस दिन भारत का विभाजन हुआ था, जिस दिन पाकिस्तान बना था, उस दिन हर एक हिंदुस्तानी मुसलमान को पाकिस्तान की नज़र से देखा जा रहा था। आज परिस्थिति ये है कि भारत की हुकूमत बड़े बड़े निर्णय मुसलमान के वीटो के बगैर नहीं ले सकती। ये बात फिर थर्ड पॉज लेकर उन्होंने कहा कि ये परिस्थिति मैंने गौर किया इस पे और मैंने पाया कि बहुत सही पाकिस्तान वाले मुसलमान मुझे कह रहे थे। हाँ, आज आसाम, आज यूपी, केरला, ये 2006 का स्पीच है उनका, 2006 का स्पीच है। वेस्ट बंगाल, ये ऐसी स्टेट है कि जहां मुसलमानों के मतों के बगैर कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती। हमें ये परिस्थिति पूरे देश में पैदा करनी है, ये उन्होंने कहा, उमर खालिद के पिता। अब इसको लिंक करिए आप शाहीन बाग से। नरेंद्र मोदी आए, पहले उन्होंने आसाम जीता, फिर यूपी जीता, फिर 370 को हटाया कश्मीर से, राम मंदिर के निर्णय में उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो ये जो कट्टरवादी थे, उनको ये लग रहा था, उनकी पूरी विजन को नष्ट होती दिखाई रही थी। उनको लगता था कि हमारी जो विजन है पूरे देश को इस्लाम में परिवर्तित करने की, वो विजन जो हमारी है, वो विजन नष्ट होती है, दोनों इसको नष्ट कर देंगे। और इसीलिए शाहीन बाग हुआ। शाहीन बाग के पीछे देखिए, हर एक जो मुसलमान भाग ले रहा था उसको ये बात का ख्याल नहीं था, और उसके जो डायरेक्टर्स थे, कई ऐसे मुसलमान होते हैं जिनको ख्याल नहीं होता कि क्या नहीं। मुसलमानों को तो ये कहा गया कि तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी। हाँ, लेकिन जिन्होंने प्लान किया था उनके दिमाग में ये था, उनको दिमाग ये था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फिक्स करना है। और उसके अंदर भी आप देखिए, गांधी जी का फोटो पहले होता था। शाहीन बाग के अंदर हर जगह गांधी जी का फोटो था, आप समझो, आप गांधी जी और अंबेडकर जी और संविधान। हाँ, लेकिन गांधी जी का फोटो होता था। आप समझे इस बात को। तो ये पूरा इनकी कॉन्स्पिरेसी थी, गांधी जी का उपयोग करके, गांधी जी की जो मानवता वाली बात है, अति मानवता वाली, साधुवाद वाली, उसका उपयोग करके, कॉन्स्टिट्यूशन का उपयोग करके नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो हैं वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं, ऐसा उनका प्रोजेक्ट करने का प्रयास था, जो बिल्कुल गलत था। तो ये बताइए मुझे कि ये जो सारी बातें आप जो कह रहे हैं कि जो बहुत जगह पे, चाहे वो मुस्लिम लीग की बात हो, चाहे फिर वो पाकिस्तान से जो का बंटवारा का जो बात हो, या फिर असम का जो मसला है, ये फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ये कैसे इम्पैक्ट करता है? नहीं, तो ये सब फॉरेन पॉलिसी की बातें हैं ना, समझो आप, सिक्योरिटी की बातें हैं। फॉरेन पॉलिसी इंक्लूसिव ऑफ नेशनल सिक्योरिटी की बातें ना। हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर हमें एक नई सोच चाहिए, क्योंकि गांधी जी का जो संपूर्ण अहिंसा का जो ग्रहण है अभी भी लगा हुआ है। और उसका सबसे बड़ा जो दाखला है वो चाइना है, फिर से कि चाइना हमारे यहाँ इंस्कर्शन कर ले, चाइना हमारी हद में घुस जाता है, बफर जोन में घुस जाता है ना, लेकिन हम नहीं घुस सकते। अब ये बताइए कि अगर इन सारी चीज़ों को अगर हटा दें और फॉरेन पॉलिसी को हम एक एनालाइज करें कि जो हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, खास करके मोदी सरकार के आने से पहले की, वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता अगर वो सावरकर और सुभाष चंद्र बोस की नीतियों पे चलते हैं? सावरकर और सुभाष चंद्र बोस की अगर हम विजन के आधार पे चलते तो भारत अपना जो उसका लक्ष्य है विश्व गुरु को बनने का, उसके बहुत करीब होता है। आज आप चाइना के देख लीजिए ना, चाइना और भारत का बिगिनिंग एक साथ हुआ,
आज़ाद भारत और चाइना का करीब करीब, है ना। चाइना की आर्मी, चाइना की इकोनॉमी भारत से बदतर थी 1948 में, और बाद में आप देखिए कैसे आगे चाइना बढ़ता गया। 1962 के अंदर चाइना ने अपने को बुरी तरह से हराया। 1975 तक चाइना की और इकोनॉमी अपने से छोटी थी भारत से। आज हम कहाँ रह गए और चाइना कहाँ आगे चले गए, आप समझे। तो इसकी एक, हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें, लेकिन पूरी एक जो देश की साइकोलॉजी है उस पर उसकी असर पड़ती है। गांधी जी का आइडियोलॉजी है, जो हमारे दुश्मनों में जो इविलनेस बोलते हैं, इंग्लिश में इविल, क्या बोलते हो आप हिंदी में उसको, इविल, जो इविलनेस है दुश्मन के अंदर, उसको पहचानने से हमको रोकती है। दुष्टता, हाँ, विकृति, दुष्टता, दुष्टता को समझने में एक बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है वो हमें रोकती है उस इविलनेस को देखने में, उसको एनालाइज करने में। इसका समय बड़ा ये है कि हमेशा जो आक्रमण करते हैं वो ये लोग करते हैं और हम उसका जवाब देते हैं हमेशा। बालाकोट में अच्छा जवाब दिया हमने, वो सावरकर वाला जवाब था। सर्जिकल स्ट्राइक सावरकर वाला जवाब था। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जो जिस तरह से मीक रिस्पांस हुआ करता था भारत का, चाहे वो आतंकवादी घटनाएं होती हों या फिर जो चाइनीज़ जो है हमारे ज़मीन को कैप्चर कर लिया करते थे धीरे धीरे करके, तो अभी नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ सावरकर के राह पे चल रही है या सुभाष चंद्र बोस की राह पे चल रही है? नहीं, चल रही है, मैं ना नहीं कहूँगा, क्योंकि उरी का जो सर्जिकल स्ट्राइक हो, उरी के बाद में जिस तरीके से 370 हमने हटाया, वहाँ पे राम मंदिर का रास्ता उन्होंने फैसिलिटेट किया, तो उसके बाद हम नहीं कह सकते हम सावरकर के रास्ते पे नहीं चल रहे, ऐसा नहीं है। पर मेरा आर्गुमेंट ये है कि अभी भी सरकार गांधी जी की जो विजन है ये वाली, उससे मुक्त नहीं हो पाई है। दूसरी आवश्यकता ये है कि पूरी देश की विजन साफ होनी चाहिए, सिर्फ सरकार की क्यों, नेताओं की क्यों, पूरे देश को ही मालूम बनना चाहिए। मेरा बड़ा स्पष्ट आर्गुमेंट है कि मानना है कि गांधी जी ने बहुत अच्छे काम किए देश के लिए। गांधी जी ने स्वदेशी की बात की, जो आज स्वदेशी का ही हमको सहारा लेना पड़ रहा है चाइना के सामने, है ना। उन्होंने ग्राम स्वराज की बात की, बहुत बड़ी बात है कि जब गांव सेल्फ रिलायंट होगा तो पूरा भारत सेल्फ रिलायंट हो जाएगा, है ना। उन्होंने ट्रस्टीशिप की एक बात की थी, ट्रस्टीशिप का बहुत बड़ा एक उनका प्रिंसिपल है। वो कहते थे कि भाई एक उद्योगपति है, वो अपनी संपत्ति का ट्रस्टी उसको अपने आप को समझना चाहिए। उनका संकेत यह था कि आज जो CSR आप बोलते हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी बात उन्होंने उस टाइम पे की थी। लेकिन एक बात बताइए कि लेकिन गांधी जी का ये जो है संपूर्ण अहिंसा वाला और हिंदू मुस्लिम एकता एट हिंदू कॉस्ट, पूरा उनका मॉडल देखिए हिंदू मुस्लिम एकता का, पूरा ऐसा कि कॉस्ट हिंदू भरे उसकी, मुसलमान ना भरे। ये दो चीज़ें मेरे ख्याल से हमारे देश के गले में घंटा है, और इससे हमको अपने आप को मुक्त करना ही पड़ेगा अगर हमको विश्व गुरु बनना है, एक बड़ा देश बन के उभरना है। तो आपसे एक काउंटर सवाल मैं करता हूँ। कई लोग ये कहते हैं कि ये जो आप जो एक बहुत ही नेशनलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी लेकर के चलते हैं और एग्रेसिव अप्रोच लेकर के चलते हैं, तो शायद भारत को वो इज्जत पूरी दुनिया में नहीं मिलती, क्योंकि ये जो गांधी का जो रास्ता रहा या फिर नॉन अलाइनमेंट के साथ जो नेहरू मिल करके पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की साख को जो बढ़ाए, एक अंडर डेवलप्ड और से कहें डेवलपिंग कंट्री का एक लीडर बन के हिंदुस्तान उभरा था 60s के बाद से ही, वो इस तरह की जिस तरह की पॉलिसीज़ की आप बात कर रहे हैं उसमें हम हासिल नहीं कर पाते। मेरे ख्याल से देखिए, चाणक्य नीति जो है जिस पे सावरकर और सुभाष चंद्र बोस चलते थे, वो ना नहीं कहती है ये सब करने से, लेकिन वो कहती है कि यू टू पोजिशन योरसेल्फ विद स्ट्रेंथ। अगर आर्मी ही आपकी वीक है, जो 62 में हुआ हमारे साथ, तो फिर क्या है। इंदिरा गांधी ने इसको प्रयत्न किया थोड़ा, इंदिरा गांधी के आने के बाद में मिलिट्री स्ट्रेंथ वो बढ़ी, पर इंदिरा गांधी भी इससे बच नहीं सकी। आप देखिए कि ये गांधीवाद, जो ये साधुता है जो है, वो कितनी खतरनाक है कि जब शिमला एकॉर्ड हुआ, जब हमारे पास 93,000 सोल्जर्स उनके पास, हमारे पास, हम चाहते तो हम कश्मीर सॉल्व कर सकते थे, लेकिन कश्मीर तो हमने सॉल्व किया ही नहीं, है ना। और तो और हमने जो सिंध में जो इलाके जीते थे वो भी हमने वापस कर दिए। ताशकंद आप देखिए, अगर 65 को वॉर देखिए, तो हम लाहौर से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर थे। सीज़फायर हमने एक्सेप्ट कर लिया फॉरेन सुपर पावर के प्रेशर में आके, और बाद में ताशकंद के अंदर जीता हुआ भी
करीब करीब दे दिया सब, सारा कुछ दे दिया, समझे ना। तो ये मेरा कहना ये है कि इसके ऊपर, सबके ऊपर गांधी की जो आइडियोलॉजी है कंप्लीट नॉन वायलेंस, उसकी इसमें हर चीज़ में इसकी एक शेडो है। उससे हमको, अगर हम गांधी जी को फॉलो करते रहे, जो दूसरे मैंने आपको बताया ट्रस्टीशिप है, दलित उद्धार का जो काम है उनका बहुत अच्छा था, उनका ग्राम स्वराज का काम है ना, स्वदेशी का काम है। पर राष्ट्रीय सुरक्षा में देश को ये एक डिबेट करके एडमिट करना होगा कि गांधी जी की जो पॉलिसीज, जो संपूर्ण अहिंसा की जो बात है, उससे देश को नुकसान हुआ है और देश उसको आज से फॉलो नहीं करेगा। आज से देश वीर सावरकर और सुभाष चंद्र बोस की जो डॉक्ट्राइन है, सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन, उसको फॉलो करेगा। प्रधानमंत्री मोदी तो गांधी जी के नाम के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी एक तरीके से चाणक्य हैं, उनके मन की बात तो मैं क्या बता पाऊंगा। हाँ। लेकिन वो अपनी मन से पूछें, अपने मन को टटोल लें, तो ये जो संपूर्ण अहिंसा का जो पूरा प्रिंसिपल है गांधी जी का, उससे भारत को नुकसान नहीं हुआ है, इससे कोई ना नहीं बोल सकता। आप पूरी हिस्ट्री आप देखें, मैंने आपको आज़ादी के पहले के किस्से बताए, नेहरू के बताए। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमको सीट मिल रही थी अमेरिका के द्वारा, हमने चाइना को दे दी। ये सब क्या है? ये सद्गुण विकृति है, सद्गुण विकृति है, वर्च्यू ऑफ परवर्जन। तो ये बदलाव जो आ रहा है, ये इसमें क्या हमें करना चाहिए? नहीं, हमें चाइना को एक दुश्मन देश के रूप में देखना चाहिए, जो देखना चालू किया है हमने, जिस तरीके से हमने जो ऐप कल बैन किए, है ना। लेकिन मिलिटरीली भी हमको ऐसा देखना पड़ेगा, डिप्लोमेटिकली भी उसी रूप में देखना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि देखिए, वाजपेयी जी 2003 में चाइना गए, उन्होंने तिब्बत को रिकग्नाइज किया एज चाइनीज़ प्रोविंस, और सामने चाइना को कहा कि आप सिक्किम के ऊपर जो आपका प्रश्न है उसको आप खींच लीजिए, सिक्किम को आप भारत के प्रोविंस के रूप में स्वीकार करिए। तो ये दोनों काम हुआ। लेकिन सिक्किम के बॉर्डर पे आज भी उनका इंट्रूजन चालू है ना। मैं मानता हूँ कि हमें अक्षय चीन को अक्षय भारत बोलना चाहिए, और हमें जो अमित शाह जी ने जो कहा था पार्लियामेंट में कि अक्षय चीन वापस लेंगे, उस पर हमें बरकरार रहना चाहिए। अक्षय भारत उसका नाम बदलना चाहिए, उसको वापस लेने की जो हमने कटिबद्धता जो दिखाई थी पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह ने, उस पर हमें अड़ग रहना चाहिए। दूसरा, दलाई लामा को हमने बोलने से एक तरीके से उन पर एक वो लगा दिया। आप देखिए 5-6 साल से दलाई लामा एकदम कम बोलते हैं। हमको दलाई लामा एक हमारे हाथ में एक बहुत बड़े आदमी है। दलाई लामा एक तिब्बत का तो पूरी दुनिया के सब बड़े बड़े कैपिटल में वो मुहिम चल सकता है। मैं तो मानता हूँ कि दलाई लामा को हमें भारत रत्न देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? सही बात है, दलाई लामा को रिकॉग्निशन देना चाहिए। अच्छा, सिक्यांग में जो चल रहा है उसका तो कभी हमने सोचा ही नहीं आज तक। आप देखिए कि किस तरह की हमारी फॉरेन पॉलिसी है। हमारे यहाँ एक मुस्लिम प्रॉब्लम है, कुछ कट्टरवादी ये बोलते हैं कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है ना। आप देखिए कि सिक्यांग के अंदर किस तरह का अत्याचार मुसलमानों पे हो रहा है चाइना के द्वारा, आप सोच नहीं सकते। मतलब हिटलर टाइप का अत्याचार है वो। हिटलर भी ऐसा नहीं करता, हिटलर भी नहीं करता शायद। तो और उस पर पूरी चुप्पी है यहाँ इस पे हिंदुस्तान में। सिक्यांग का तो हमने सी नहीं बोला, एस नहीं बोला। वो यहाँ पे पूरी चुप्पी है, कोई आर्टिकल नहीं आता उसके ऊपर। बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। कोई हमारे फॉरेन पॉलिसी वाले भी, अब कुछ लोगों ने लिखना चालू किया है, हमारे जो थिंकर्स हैं उन्होंने। बाकी सरकार ने तो कभी सोचा भी नहीं इसके बारे में। मेरे ख्याल से हमें दूसरा कि वातावरण पूरा चाइना के विरुद्ध में है। आप देखिए कि साउथ चाइना सी में जो पूरी परिस्थिति डेवलप हो रही है, अब वियतनाम विरुद्ध में है, जापान विरुद्ध में है, लेकिन कुछ इंडोनेशिया विरुद्ध में है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं हिंदुस्तान में ही कि ये जो मोदी साहब की जो रणनीति है वो अमेरिका के बहकावे में आकर के, उसके इन्फ्लुएंस में आकर के हमने जो है चीन के साथ जो है दुश्मनी मोल ली है। देखो, जो भी इस टाइप की बात करता है वो एक तरीके से देश को वफादार नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी हो गया जो चाइना ने किया है। उसके बाद में कोई चाइना को फायदा हो ऐसी बात करता है, वो देश को वफादार नहीं है, ऐसा मैं कहूँगा। क्योंकि अब हमारे पास हमें कोई प्रमाण नहीं चाहिए ये साबित करने के लिए कि चाइना हमारा दुश्मन नहीं है। 18 बार नरेंद्र मोदी मिले उनसे। उसके बाद में अगर चाइना अगर ऐसी हरकत कर सकता है हमारे साथ में, तो उसके बाद में भी देश में बैठे हुए लोग अगर चाइना के फेवर में बात करते हैं इनडायरेक्टली, तो वो एक तरीके से मैं मानता हूँ कि, और देखिए चाइना इज़ ए वन पार्टी रूल वाली कंट्री, समझो आप, और अमेरिका डेमोक्रेसी है। तो अमेरिका तो हमारा नेचुरल फ्रेंड रहेगा ही ना, कैसा भी हो। हमको एक हमारी जो सोच है, हमको विश्वगुरु बनना है, उसके अंदर हमें चाइना अमेरिका को साथ में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका इज ए डेमोक्रेसी। अपने आर्टिकल में एक
सेक्शन में आपने डील किया है कि जो 9/11 में अमेरिका में हुआ, तो उसका तो वो लोग अफ़गानिस्तान तक आकर के उन्होंने बदला लिया, लेकिन हिंदुस्तान जब भी इस तरह की चीज़ों में आता है, जब उस पर हमले होते हैं, तो हम बदला नहीं ले पाते, आखिर क्यों? ये मेरा पूरा जो आर्टिकल है वो इस पार्ट में उसका निचोड़ है पूरा। मैं ये कहता हूं कि गांधी जी का जो साधुवाद है वो इतना हावी बन चुका है हम पे कि हम ऐसे लोग जो हमारे हजारों लोगों को जिन्होंने मौत के घाट उतार दिया, उसका भी बदला हम लेने में असक्षम है या हम लेने की हमारी इच्छा नहीं होती। आज आप देखिए कि ओसामा बिन लादेन ने जो हमला किया 9/11 के बाद, उसके बाद कंटिन्यूसली अमेरिका ने उसको ट्रैक करने का प्रयत्न किया। आप सोचें कि 9/11 के करीबन 1 साल के बाद ही एक मिसाइल छोड़ी थी उन्होंने, क्रूज मिसाइल, जिससे वो बच गया था। आधे घंटा पहले था वहाँ से बच गया था वो, कहीं ओशन में से छोड़ी थी मिसाइल उन्होंने, उससे बच गया था वो कंटिन्यूस उसको चेस करते रहे और 10 साल के बाद में उन्होंने पाकिस्तान में उसको जाके मार दिया। आप देखिए हफीज सैयद जो है वो भारत के बॉर्डर से मेरे ख्याल से 70 किलोमीटर भी नहीं होगा, मुजफ्फराबाद में रहता है। हाँ नहीं, मुजफ्फराबाद में रहता है नहीं, उसका एक तो जमात-उद-दावा तो लाहौर के बगल में ही है। हाँ ठीक है, और बावलपुर है जहाँ मौलाना असर मसूद रहता है, वो 150 किलोमीटर है हमारे यहाँ से, हमारी बॉर्डर से। तो 150 किलोमीटर के अंदर हमारे दो इतने बड़े दुश्मन जिन्होंने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, अगर अमेरिका ऐसा बदला ले सकता है, हम क्यों नहीं ले सकते? ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरा प्रश्न है। आप कैपिटल टीवी से आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फॉरेन पॉलिसी अब एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा हुआ है हिंदुस्तान के कि कई जगह लोग इस बात पे बातचीत भी करने लगे हैं कि क्या हिंदुस्तान की जो पॉलिसी अब तक रही है, जिसकी वजह से हम एक निर्बल दुर्बल देश के रूप में पूरी दुनिया में अपने आप को प्रस्तुत कर पाए। इसलिए जैसा कि इन्होंने बताया कि जब भी पहले आतंकी हमले होते थे तो हम उसका न बदला ले पाते थे, न कुछ रिएक्शन दे पाते थे, बस कड़ी निंदा करके ही हम लोग शांत हो जाया करते थे। लेकिन अब सवाल नए खड़े हो रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से उन नीतियों को जिसे हम गांधी जी की हिंसा या फिर नेहरू जी की पंचशील से जोड़ते हैं, उसमें बदलाव आया है। बदलाव ये है कि जब हमारे यहाँ उड़ी होता है तो हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, जब हमारे यहाँ पुलवामा होता है तो हम एयर स्ट्राइक कर देते हैं, और जब गलवान होती है तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं, लड़ते हैं और चीनियों के साथ जो है बराबरी की लड़ाई लड़ते हैं। तो ये एक बदलाव तो नज़र आ रहा है, लेकिन फॉरेन पॉलिसीज़ किसी भी कंट्री की हो, वो अचानक से ओवरनाइट उसमें बदलाव आता नहीं है। उसमें धीरे धीरे करके एक पूरे इसको कह सकते हैं कि पूरे नैरेटिव को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। मोदी सरकार क्या इस जो 70 साल से नेहरूवियन लेगेसी जो फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर है, उसको दरकिनार करने के लिए पूरी तरीके से कर रही है, वो चेष्टा कर रही है या करना चाहती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। वो खास करके जिस तरह से हम चीन को डील करते हैं आगे आने वाले समय में। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।